नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लोअर पीसीएस और यूपी ट्रिपल एस की अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लोअर पीसीएस में 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले देखेंगे हम सतत विकास और प्रमुख सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 1 है, सतत विकास को पहली बार किस रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था? तो ये थी ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट। कब आई थी? 1987 में। तो इसी रिपोर्ट में सतत विकास को पहली बार रिपोर्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेटलैंड रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो इसका जो शीर्षक था, टाइटल था, वो था अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध है सतत विकास से, जो कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आया था, ठीक है। जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, इसे हम एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 2002 में। रियो प्लस 20 सम्मेलन 2012 के घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो इसका जो शीर्षक था वो था द फ्यूचर वी वांट, ठीक है। याद रखना, द फ्यूचर वी वांट इसका होता। जो रियो प्लस 20 सम्मेलन हुआ था 2012 में, ठीक है। जो पहला जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, इसे रियो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। कब हुआ था? 1992 में। फिर इसके 10 साल, जो 20 साल बाद हुआ है 2012 में, इसे रियो प्लस 20 के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 4 किससे संबंधित है? जो एसडीजी 4 है वो किससे संबंधित है? ये है गुणवत्ता परक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन और प्रमुख पर्यावरण कानून एवं संसाधन। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। फिर है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून में, उत्तराखंड में। तो याद रखना आप, ये वन प्रबंधन है और ये वन अनुसंधान संस्थान। आगे देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो हुआ था 1972 में। फिर आता है इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम, तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1980 में, ठीक है। इसके 8 साल बाद हुआ था ये, ठीक है। पहले आया है वन जीवन संरक्षण, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम। फिर इसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कब बनाया गया था? ये हुआ था 1960 और 1986 में। ये आया था जो भोपाल गैस त्रासदी हो गई थी, कब? 1984 में, ठीक है। इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था, एक फैक्ट्री थी, तो उससे जो है बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसे लाया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को, ठीक है, 1986 में। तो याद रखना आप, भोपाल गैस त्रासदी। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की मूल बातें, ठीक है, इकोसिस्टम बेसिक्स। दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये इकोटोन कहलाता है, ठीक है, संक्रमिका, इंपॉर्टेंट है। तो जो एक हमारे पास इकोसिस्टम ए है और इकोसिस्टम बी है, तो जो इनके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, दोनों का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, ये होता है इकोटोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवों के समुदायों में उनकी कार्यात्मक भूमिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पारिस्थितिक निकेत, ठीक है, इकोलॉजिकल निकेत। आगे देखते हैं, गतिशील जल का आवास क्या कहलाता है? जैसे कि नदी और नहर, तो इसे कहते हैं हम लोक्टिक, ठीक है, लौटना या चलना। स्थिर जल का आवास क्या कहलाता है? जैसे कि तालाब है और झील है, तो इसे कहते हैं लैंटिक, ठीक है। तो लोक्टिक जो है जो चलता है, गतिशील जल है, और जो स्थिर जल होता है उसे लैक्टिक कहते हैं, ठीक है, लैंटिक। चलिए आगे देखेंगे, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वह जैव मंडल, बायोस्फीयर। फिर है पृथ्वी का सबसे स्थायी स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वो होता है समुद्र महासागर का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो सबसे स्थायी होता है, स्टेबल होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। तो लोअर पीचेस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऊर्जा प्रवाह और खाद्य पिरामिड, एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड्स देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में
ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है? तो ये हमेशा सीधा होता है, ठीक है, ऑलवेज अपराइट होता है, हमेशा सीधा। अगला क्वेश्चन है, तालाब परितंत्र में जैव भार बायोमास का पिरामिड कैसा होता है? तो ये उल्टा होता है तालाब में। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सीधा होता है, ठीक है, संख्या का होता है सीधा, जो घास स्थलीय तंत्र होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, 10% ऊर्जा हस्तांतरण का नियम किसने दिया था? तो ये दिया था लिंडमान ने। इसमें क्या होता था, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पे जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, वो 10% ही होता है, ठीक है। जैसे कि कोई जीव एक 100 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करता है, तो जो अगला जीव अगर उसे खाता है तो उसमें केवल 10 कैलोरी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ठीक है, जो बाकी 90% जो ऊर्जा होती है वो क्या है, नष्ट हो जाती है। तो यही लिंडमान का 10% का ऊर्जा का नियम दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे में जाने पर ऊर्जा की मात्रा कैसी रहती है? हमेशा घटती है, ठीक है। आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो समुद्री जो आहार श्रृंखला है उसकी बात हो रही है। तो पहले होता है डाइटम, डाइटम के बाद होता है क्रिस्टेशियाई, फिर होता है हेरिंग, ठीक है, याद रखना आपको ये क्रम। चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब देखते हैं प्रदूषण, प्राथमिक और द्वितीयक, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट होते हैं उन्हें देखेंगे। जो प्रदूषक सीधे स्रोत से निकलते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए CO कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये क्या है, ये प्राइमरी प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रदूषक वायुमंडल में क्रिया करके बनते हैं तो ये होते हैं द्वितीय प्रदूषक। अगला क्वेश्चन, ओजोन O3 कैसा प्रदूषक है? तो ये जो है द्वितीय प्रदूषक में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें O2 और प्लस O ये मिलके जो है बनती है क्या, O3। अगला क्वेश्चन, पेन मतलब पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? तो ये द्वितीय वायु प्रदूषक है एक तरह का। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO के कारण, ठीक है, लगभग 50%। तो ये है प्राइमरी पोल्यूटेंट एक तरह का, ठीक है, CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन का वहन वहन क्षमता घटाती है? तो ये कौन सी गैस होती है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी वहन क्षमता घटाती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कौन सी, इसका आंसर नहीं लिखा गया है, यहाँ पे लिखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जल प्रदूषण और बीमारियां। जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब आया था? तो ये आया था 1974 में, ठीक है, इंपोर्टेंट। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण मापने का मानक क्या होता है? तो ये होता है BOD मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके द्वारा प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किस प्रदूषक के कारण होता है? तो ये होता है कैडमियम के कारण, ठीक है, कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है, इंपोर्टेंट है। मिनी माता रोग का कारक क्या है? तो वो है पारा मरकरी, ठीक है, इसके कारण होता है मिनी माता रोग। ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ये जापान में देखा गया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोक नी रोग किसके कारण होता है? तो ये फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो ये नाइट्रेट की अधिकता से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी बेसिक्स एंड हॉटस्पॉट देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ? ब्राजील में, जो कि अमेजन के फॉरेस्ट है यहाँ पर। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ मिलती है? तो ये पश्चिम घाट में पाई जाती है, ठीक है, विशेषकर केरल की जो शांत घाटी है, ठीक है, साइलेंट वैली है जो केरल में, वहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में कितने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है? तो कुल 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है भारत में, याद रखना। कौन कौन से हैं? तो भारत के 4 हॉटस्पॉट, तो एक है पूर्वी हिमालय, फिर है पश्चिमी घाट, और पूर्वोत्तर भारत, और अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ पर जो है कितने 4 हॉटस्पॉट हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
सबसे कम जैव विविधता किस समुदाय में होती है? तो ये होती है पायनियर में, ठीक है, नवीन समुदाय। जैव विविधता संरक्षण तो दो तरह से होता है जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। किस तरह से? एक होता है स्वस्थानिक इन सीटो, और दूसरा होता है बाह्य स्थानिक एक्स सीटो बोलते हैं जिसे हम इंग्लिश में। तो देखते हैं स्वस्थानिक। तो जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना क्या कहलाता है? तो इन सीटो कहलाता है, मतलब स्वस्थानिक। मतलब जो जीव होते हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास भी रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लेते हैं हमें राष्ट्रीय उद्यान हो गए, नेशनल पार्क्स, और वन्यजीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो है जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उनका। तो ये होगा स्व स्थानीय, ठीक। अब देखते हैं बाह्य स्थानीय एक्स सीटो। तो जीवों को प्राकृतिक आवास के बाहर ले जाकर सुरक्षित करना क्या कहलाता है? एक्स सीटो। बाह्य स्थानीय जैसे कि होते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बीज बैंक जो सीड्स बैंक होते हैं, फिर होता है जीन बैंक, और वनस्पति उद्यान होते हैं, और चिड़ियाघर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इनके जो प्राकृतिक आवास होता है उससे इस अलग स्थान पर ले जाकर इनको संरक्षण किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय। आगे देखते हैं विलुप्त प्राय प्रजातियों का आंकड़ा किसमें जारी होता है? तो वो होती है रेड डाटा बुक, ठीक है, जो कि IUCN द्वारा जारी की जाती है। और जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, मेजर नेशनल पार्क्स। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1936 में की गई थी। और इसका पुराना नाम क्या था? हेली था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। 1936 में स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह हेमिस, कहाँ पर है? लद्दाख में है, इंपॉर्टेंट। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, जो कि कहाँ है? अंडमान में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में, जो अंडमान द्वीप है उस पर है। अगला क्वेश्चन है फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये कांगेर घाटी है छत्तीसगढ़ में, इंपोर्टेंट है। आते हैं क्वेश्चन। वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है भारत में? तो ये है 107 राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एवं अभ्यारण्य देखेंगे। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? वो था नीलगिरी, ठीक है, जो कि 1986 में बनाया गया था, ठीक है, इसको आरक्षित किया गया था 1986। अगला है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व, तो छोटा कौन सा है? तो वो है डिब्रूगढ़ सैखोवा, कहाँ पर है? असम में है। तो अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है वो है चंदौली, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में, इंपोर्टेंट। अगला है सिमलीपाल और ऊषाकोटी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, सिमलीपाल और ऊषाकोटी, इंपोर्टेंट है, पूछे गए हैं कई बार। अब देखते हैं पर्यावरण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो टूमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह डॉक्टर वंदना शिवा, ठीक है, टूमारोज बायोडायवर्सिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। फिर टाइगर एक्शन योजना 2008 कहाँ से शुरू हुई? तो ये सरिस्का अभ्यारण्य से हुई थी, ठीक है, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है कार्बन उत्सर्जन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो वो तीसरा स्थान है, और पहला जो है चीन का है और दूसरा है USA का। तीसरे नंबर पर भारत कार्बन उत्सर्जन में। आगे देखेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल्स।
तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ था। किससे संबंधित है? तो ये जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी से संबंधित था। फिर आता है नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है, कब आता है? 2014 में लागू हुआ है। ये किससे संबंधित था? तो ये जैव विविधता से संबंधित था, बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, कार्टेजेना किस देश में स्थित है? तो ये कोलंबिया में स्थित है कार्टेजेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागोया किस देश में स्थित है? तो ये जापान में नागोया। तो नागोया प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, 2014 में लागू किया गया इसे। ग्रीन वॉश शब्द का क्या इंगित करता है? ठीक है, ग्रीन वॉश तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना क्या कहलाता है? ग्रीन वॉश कहलाता है। तो याद रखना इस शब्द को, ग्रीन वॉश, फॉल्स इको फ्रेंडली प्रोमिसेस। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कंफ्यूज दूर करने वाले कुछ तथ्य। तो प्रदूषण, जो प्राइमरी प्रदूषक होते हैं क्या होते हैं? सीधे स्रोत से निकलते हैं। उदाहरण के लिए CO, SO2, CO2 और NO2, ठीक है। फिर द्वितीय जो प्रदूषक होते हैं वायुमंडल में क्रिया करके बनते हैं। उदाहरण के लिए O3, ओजोन, पेन और H2SO4। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर अपघटक डिग्रेडेशन, तो इसमें एक होता है जैव निम्नीकरण और एक होता है गैर निम्नीकरण। तो जो बायोडिग्रेडेबल होती है इसमें क्या होता है? जीवों द्वारा नष्ट हो जाते हैं ये। जो जैव निम्नीकरण होते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसे उदाहरण के लिए वाहित मल या कागज, ये क्या है? नष्ट हो जाता है। फिर होता है गैर निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये नष्ट नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हुआ, पारा हुआ, एस्बेस्टस हुआ, ठीक है। फिर देते हैं जल तंत्र, वाटर सिस्टम। तो लोकटिक, लोकटिक क्या होते हैं? गतिशील जल होता है, जैसे नदी और जो नहर होती है उन्हें लोकटिक कहते हैं। और जो लेंटिक है, ठीक है, लेंटिक ये स्थिर जल होता है, तालाब और झीलों का जल, ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लोकटिक और लेंटिक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसे लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने।